एक आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं है, ये इंसान है शक्तिमान। A few moments later. दोस्तों, रोड एक्सीडेंट में देश के अंदर में कम जान जाती है। एक और नया आइटम आप लोगों के सामने यहाँ पर ये जो निकल कर आया, ये और एक नया एक्सीडेंट इसने रोड एक्सीडेंट में ऐड कर दिया। तो ये जो इस तरीके के आइटम आप लोगों को समाज में देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक उल्टा बोझ डालते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इस तरीके का किसी भी अगर बच्चा ये इस तरीके की वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा वाह यार क्या चीज़ें चल रही है, पर लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा तो उसको समझ में आएगा कि नहीं यार, इनसे डिस्टेंस बना के रखनी है। तो इसीलिए जागरूक करने के लिए ये जो वीडियो है ये लखनऊ के खुद जो एसपी साहब हैं उनके द्वारा शेयर की गई, ताकि लोग जो है इन चीज़ों को लेकर जागरूक हो सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें इन चीज़ों को लेकर और कभी भी ऐसे स्टंट न करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि आप लोग कैसे हो, शानदार तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या आज का दिन जिस तरीके से आप लोग एंजॉय करने वाले हो वो बिल्कुल प्लान आप लोगों के सामने है। हालांकि कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आज तो संडे, आज के दिन तो छोड़ दो। देखो यार, संडे हो या मंडे, रोज़ करो पढ़ाई। ये अपनी लाइफ में आप लोग कॉन्सेप्ट बनाना है, यानी कि संडे हो या मंडे डेली आप लोगों को स्टडी करनी है। एटलीस्ट अपना जो मिनिमम टाइम टेबल आप लोगों को फॉलो करना है कि हाँ 5 से 6 घंटे तो आप लोग कवर करने ही करने हैं। इससे आप लोग जो है अपने टारगेट के बहुत ही करीब आते हुए आप लोग नज़र आएंगे। एक बच्चे के द्वारा ये काफ़ी एक तरीके से फोर्स देकर ये बात बोलेगी कि सर ज़िंदगी मुश्किल लगने लगी है, जो भी काम कर रहा हूँ वो टफ लगने लगा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको आसान बनाएं। देखो यार, किसी के पास में भी अलादीन का चिराग नहीं है कि वो उसको घिसेगा और यहाँ पर उसके सामने सारे सोल्यूशन निकल कर आ जाएंगे। जिस किसी ने भी कोई चीज़ जिसको मुश्किल लगी है उसने उसको आसान बनाया, और उसको आसान बनाने का सबसे आसान सा तरीका है कि जो काम आप लोगों को मुश्किल लगता है उसको करना स्टार्ट कर दो। वो काम जितना रिपीटेडली आप लोग करोगे उतना ही आसान वो आप लोगों को लगने लगेगा, चाहे धरती पर कोई भी काम क्यों ना हो। अब ये नहीं कि चोरी करने लगे और एक दिन डर लगा फिर उसके बाद में मज़ा आने लगा, ऐसे नहीं। पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेना हमेशा। अगर कहीं पर भी कोई कुछ भी सिखाता है तो ये सोचो कि आप लोगों इससे क्या सीखना है आप लोगों की लाइफ प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, अगर कुछ भी चीज़ की बात है, मतलब कुछ भी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रही है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे रेगुलर कहते हैं कि सर आंसर राइटिंग करना कैसे स्टार्ट करें, वो नहीं हो पा रही है। यार कोई भी इंसान अगर आंसर राइटिंग करना चाहता है ना, तो सबसे ज़रूरी है कि उसको लिखना पड़ेगा। कोई भी इंसान अगर बॉडी फिट बनाना चाहता है ना, तो उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। सोच सोच के वो सोचे कि ये सारे काम अपने आप हो जाए, तो यार ना तो आज तक किसी के हुए हैं, तो फिर आप लोग कैसे हो जाएंगे। कोई एक उदाहरण दे दो मुझे कि जिसने बिना एक्सरसाइज किए हुए अपना जो वेट है वो कम कर लिया हो, बिना अपनी डाइट को कंट्रोल किए हुए। अगर ऐसा कोई भी इंसान इस धरती पर आप लोगों को मिल जाए तो फिर मैं आप लोग बोलूँगा बिना आंसर राइटिंग किए आप लोग जो है अपनी जो है यूपीएससी जो मेंस क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। तो आप लोग खुद सोचिए यहाँ पर। तो अगर ज़िंदगी में आप लोग टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप लोगों को जो मुश्किल लगती है उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। कुछ बच्चे ऐसे जिनको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो उसको प्रैक्टिस करो यार। सीधा सीधा बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी चीज़ टफ लगती है उसको टाइम देना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ आप लोगों को आसान लगने लगेगी। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, लिख कर इस टाइम पेपर पर साइन कर दे सकता हूँ मैं आप लोगों को, ये बात जो अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ। पर लेकिन होता क्या है, लोगों की अक्सर आदत नहीं होती है, एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जब उसको छोड़ने का टाइम आता है तो उनको ये लगने लगता है कि यार अब ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो यहाँ से आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी है कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फोकस देना है। तभी आप लोग देखना बहुत ही सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या स्टेप है जो मैंने आप लोगों को बताया था, शक्तिमान नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। मतलब क्या है, मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के पास में है उसको कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, सबसे पॉइंट नंबर 1। इसी के साथ में टाइम को कितना ज़्यादा शानदार तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, और वो कैसे होगा, जब एक दिन पहले उठकर पूरा शेड्यूल आप लोग बनाओगे।
जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक तो आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म जो मिला हुआ है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखें, ये आप लोगों के सामने SLV फैमिली मेम्बर है जिनका नाम है सानू। इनके द्वारा देखिए मॉर्निंग में लिखा गया अपना टारगेट क्या ये बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर जो जो इनके द्वारा अचीव कर लिए गए हैं उसके सामने इन्होंने आके राइट क्लिक भी लिखा है, जो अचीव नहीं किए हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पर है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं पब्लिकली अगर आप लोग लाकर इस तरीके की चीज़ें लिख दे रहे हैं तो आप लोग अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन समझेंगे कि हाँ यार कम से कम कोई ना कोई तो जरूर देख रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई नहीं तो और नहीं तो ऊपर वाला देख रहा होगा। ऊपर वाला तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरी सब पे नज़र रहती है, ठीक है। और फिर मेरे ऊपर एक ऊपर वाला भी है, ठीक है। वो तो देख ही रहा है कि कौन कौन अपने काम को करने में लापरवाही बरत रहा है। आप लोग मतलब मेरे साथ में धोखा कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ में धोखा कर सकते हैं, खुद के साथ में कैसे धोखा करोगे ये तो बता दो। आप लोगों ने खुद ने कोई शेड्यूल बनाया, फॉलो नहीं कर रहे उसका जरा सा भी, कैसे कैसे मतलब अपनी खुद की आंखों में आप लोग झूल धोखोगे। पता ही आप लोगों को तो कि आप लोगों की क्या बेसिकली पैटर्न चल रहा है, और वो पैटर्न जो आप लोग चला रहे हैं वो पैटर्न आप लोगों का अगर बहुत अच्छा है तो आप लोगों को मोटिवेट रखेगा, और वो पैटर्न अगर आप लोग बस बनाकर छोड़ देते हैं तो वही आप लोगों को डिमोटिवेट करेगा। यानी कि मेरे से बच जाओगे, घर वालों से बच जाओगे, मम्मी पापा की नज़रों से बच जाओगे, किसी भी इंसान की नज़रों से बच जाओगे, पर अपनी नज़रों से बच के कहाँ जाओगे, हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ज़िंदगी में अपने ऊपर फोकस देना सीखो तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ये काम हमेशा किया करो। अपना शेड्यूल क्या आप लोगों का रहने वाला है इसको आप लोग जरूर लिखा करो, और इसी के साथ में यहाँ से आप लोग चीज़ों को देखा करो ताकि आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर सको कि हाँ जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर अच्छे से देने हैं, ठीक है। तो आज के SLV कमांडो के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर देंगे, कल की वीडियो के नीचे पिन कर दिए थे मैंने, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मैंने पूछी थी तो इन्होंने डिटेल में यहाँ पर बताया आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर हैं सी राजगोपालाचारी जी जो कि भारत रत्न अवॉर्डी हैं, तो इनके बारे में पूरा डिटेल में इनके द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं चीज़ों को समझो। इनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं कितने लंबे समय तक ये इसको याद रख पाएंगे, कम से कम कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत आंसर दे पाएंगे। तो ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें मुश्किल और आसान नहीं होती हैं। जिस चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं वो आप लोगों की आसान हो जाती है, और जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो आप लोगों की मुश्किल हो जाती है। मुझे तो यही लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कोई और अच्छी बात आप लोगों के मन में हो तो बताइएगा, मुझे भी इंप्लीमेंट करनी है यार, वो कोई और आसान तरीका बता देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये भी भारत रत्न अवॉर्डी हैं। इनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। इनके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता रखा है वैसे पहले भी, तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनके बारे में एक्सप्लेन करता है। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आज की डेट में जो भी कहीं पर लड़ाई होती है आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। खुद अभी रिसेंट का उदाहरण अगर आप लोगों के सामने लें तो रसिया और यूक्रेन का उदाहरण आप लोगों के सामने है। कंडीशन देखिए ग्राउंड लेवल पर क्या हो चुकी है, यहाँ पर ये रियलिटी है। जहाँ पर लड़ाई होती है वो ज़मीन जो है वो बंजर बन जाती है। ये आप लोगों के सामने अभी आप लोगों के सामने उदाहरण निकल कर आया। तो इसलिए कोशिश करो कि कहीं पर भी इस तरीके की जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, मतलब आप लोग क्या कोशिश करो, मतलब एक तरीके से इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आगे चलकर आप लोगों में से ही कोई यहाँ पर पॉलिटिशियन बनेगा, कोई किसी पोस्ट पर बैठेगा जाकर। तो ये चीज़ें पढ़ाई भी आप लोगों को इसीलिए जाती है कि यहाँ पर अगर रोका जा सके इस तरीके की चीज़ों को तो रोकना चाहिए, वरना ये इंसान के तो ऊपर इम्पैक्ट डालती है, साथ साथ में इन्वायरमेंट को भी बर्बाद करती है। बोला था ना यूक्रेन के अंदर में गेहूँ की सारी खेती जो है वो बर्बाद कर दी गई यहाँ पर रसिया के द्वारा। तो 6 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, बताया जा सके कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है और कैसे आप लोगों के द्वारा की गई बदतमीजियाँ इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रही हैं। और जब इन्वायरमेंट को बर्बाद करने की बात आती है, सोचो एक मिनट, ऐसे शायद ही कोई सोचता होगा, पर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे खुराफाती जो बातें आती हैं। मैंने सोचा कि मैंने कहा कहीं ना कहीं जैसे कि बॉम्ब पड़ा होगा, मान लीजिए रसिया ने बॉम्ब डाला यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, और वहाँ पर पता चला एक भी आदमी नहीं मरा उस एरिया में, तो सब खुश हो गए, वाह यार यहाँ पे एक भी नहीं आदमी मरा। सोचना आप जो बोलने जा रहा हूँ मेरे दिमाग में आया, ये पता नहीं कैसे आ गया, पर जैसे आया मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उस एरिया में सोचो जहाँ पर वो बम पड़ा होगा वहाँ पर कितनी सारी चींटियाँ होंगी, कितने सारे छोटे छोटे और कीट पतंगे होंगे, हो सकता है कई सारे उसके आसपास में पेड़ और उन पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी भी हों। उसके बारे में कभी किसी ने सोचा? उनके बारे में हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं वाह यार एक भी इंसान नहीं मरा, जान बच गई। तो ये है रियलिटी। हम लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि जस्ट अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में हम लोग सोचते तक नहीं हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो इसीलिए कहते हैं कि जब इन्वायरमेंट कहीं भी कोई एक फॉरेस्ट जब क्रिएट होता है ना, उसको बनने में वहाँ पर बहुत साल लगते हैं यार। एक जंगल जब क्रिएट होता है एक पैटर्न चलता है सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर, पर लेकिन जब डिस्ट्रॉय करते हैं जरा सी देर में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बोलते हैं कहीं और भी पेड़ लगा देंगे। यार ये ना सब एक्सक्यूज़ होते हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम जब आएगा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आंसर राइटिंग कर लेंगे। कोई इतना महारती नहीं है
कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद में आंसर राइटिंग की और आप लोगों की जो है वहाँ पर उसका रिजल्ट अच्छा आ गया। अगर कोई ऐसी बातें बोल रहा है ना, कोई टॉपर ही बोल रहा है, टॉपर आजकल बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे लाते हैं कि खुद का क्लियर हो गया, ये नहीं चाहते दूसरे क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग मिलेंगे आप लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं यार प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद में ना कुछ दिनों बैठ के तैयारी, कुछ दिनों बैठ के लिख लिए बस कुछ कॉपीज, बैठ के कुछ आंसर लिख लिए, हो गया काम। ये बहुत ही बेतुकी बात है और बहुत ही घटिया तरीके का, एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं सजेशन है, खासकर उस बच्चे के लिए जो अभी स्टडी एक तरीके से यूपीएससी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसको ऐसे सजेशन जब दिखते हैं मार्केट में, वो भी उसी पैटर्न में लग जाता है। तो इनसे डिस्टेंस बना के रखनी है, ठीक है। तो ये था डे। दो छोटे छोटे आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों से। एक तो कश्मीर वैली के बारे में है और दूसरा है यहाँ पर स्नेक बाइट के बारे में, और फिर बड़े आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूँगा। पर डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्नेक बाइट वाले बारे में बात करें तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। पर उससे पहले यहाँ पर कश्मीर वैली के बारे में आप लोगों से मैं कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि कश्मीर वैली वाले एरिया के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि नाइट में यहाँ पर जो है वो गेम्स खेले जा रहे हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर एक टूर्नामेंट चल रहा है और वो भी कहाँ, वो भी रात को। फुटबॉल का मैच, क्रिकेट के मैच रात में खेले जा रहे हैं, जहाँ पर लोग दिन के टाइम पर भी वहाँ पर लोगों के माइंड में खौफ था यहाँ पर बेसिकली टेररिज्म का। वहाँ पर लोग जो है रात के टाइम में जो है वो गेम्स एंजॉय कर रहे हैं। तो रियलिटी में यही चीज़ जो है ये लोगों के मन में डालने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक तरीके से कंट्रोल में यहाँ पर सिक्योरिटी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं पर लेकिन आप लोग जो है अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करनी है, डर के लाइफ को नहीं जीना है। तो उसी के चलते यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये श्रीनगर के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले भी ऐसे जो है मैचेज हुआ करते थे। इससे फ़ायदा क्या होता है आप लोग सोचो, जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा माहौल है, अब इंटरनेशनल लेवल पर ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा मीडिया के द्वारा कवर की गई। तो कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कोई इंसान है जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आसानी से आकर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक मॉल खोल दिया, ठीक है, यहाँ पर स्कूल खोल दिया, यहाँ पर हॉस्पिटल्स खोल दिए और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर लोकल एरिया के लोगों को प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दी, तो सोचो ये सारा एरिया जो है एक नॉर्मल एरिया जैसा लगने लगेगा और भर भर कर इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। क्योंकि इसको यहाँ पर धरती का आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर स्वर्ग बोला जाता है कई बार, मतलब हमारे देश के अंदर अगर देखें ऐसा इतना शानदार नेचुरल आप लोगों को यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस देकर चलें और यहाँ पर ऐसा माहौल बनाएं ताकि कल को चलकर ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे देश के अंदर में एक प्रोडक्टिव माहौल बना के रख सकें। तो इससे आप लोग खुद सोच सकते हैं जब कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं तो कैसा एप्रिसिएशन पूरे देश का निकल कर आएगा कि हाँ कहाँ पर यहाँ पर टेररिज्म हुआ करता था और आज की डेट में यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बन गया है। और ख़ासकर जब यहाँ पर ऐसा माहौल बहुत रेगुलर देखने को मिलेगा तो टेररिज्म फैलाने वाले लोग हैं ना, वो भी डिमोटिवेट होते हुए नजर आएंगे जब भी यहाँ पर ऐसा वो अपना एक डर का माहौल नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा उतना ही यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होता चला जाएगा और जितना इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होता चला जाएगा उतना ही लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो भी ऐसी हरकतें होती हैं वो कम होती चली जाएंगी। क्योंकि जब इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होता है तो उनका भी यहाँ पर इंटरेस्ट रहता है और उनका इंटरेस्ट जब यहाँ पर हैम्पर होगा, यानी कि अगर उनका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कोई आकर बॉम्ब डालेगा तो उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेकार होगा। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी फिर प्रेशर बनना यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझिएगा। ये एक तरीके से कहते हैं पर्दे के पीछे की स्टोरी। आप लोगों ने देख लिया न्यूज़ की, ठीक है हाँ यार रात को मैच चल रहा है, कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो खेलते ही रहते हैं। पर लेकिन इसके पीछे तो देखो कि कहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिलीज जो हैं वो बाहर आ रही हैं देखने के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो ये एक अपना ही लेवल का आप लोग बेसिकली जो एक माहौल बोल सकते हो। अगर उस एरिया में जहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, सिक्योरिटी वाला इशू बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्या रहे और जो भी यहाँ पर कश्मीर में ये चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए ताकि देश के दूसरे भाग में बैठे जो बच्चे हैं वो आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकें। खासकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला रहता है जहाँ पर आप लोग अपनी फीलिंग्स अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर पॉजिटिव वे में एक दूसरे के साथ में मिलकर अपनी जो है कल्चर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ बातें। बाकी फीडबैक देते रहा करो, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है अच्छा या बुरा बता दिया करो, मुझे भी पता चल जाता है और यूट्यूब को भी। और मुझे फीडबैक मिलता रहता है तो कम से कम मैं लेक्चर इंप्रूव करूँगा और यूट्यूब को फीडबैक मिलेगा तो वो वीडियो के साथ में छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल है ये पर्सनली जो आर्टिकल है मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि पहले भी ऐसे आर्टिकल आ चुके हैं। आप लोगों से मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था
एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती हैं। मान लीजिए एक इंसान है ए, उसको सांप ने काटा, उसको जैसे ही सांप ने काटा उसी इंसान की बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बी इंसान उसके पास से गुजर कर जा रहा है उसको इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जिस इंसान को वो बीमारी है वो उसी इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, किसी दूसरे इंसान पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी इंसान को हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक आ गया, फेल हो गया, उसका हार्ट फेल होने से किसी तीसरे इंसान की जान जा सकती है? नहीं जाएगी, उसी इंसान की जान जाएगी। तो इसको कहते हैं यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? जिस इंसान को है बीमारी वो तो एक तरीके से मर ही रहा है, वो दो चार को और लपेट के चला गए, जैसे कोरोना हो गई। तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली जो बीमारी होती है उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी इंसान को जैसे टीबी होगी या फिर कोरोना के बारे में हम लोगों ने बातें की, इनसे डिस्टेंस बना कर रखनी चाहिए। तो अगर डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, इनके गले चिपकेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही गिफ्ट में अच्छा सा एक उपहार दे सकते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा बीमार कर सकता है। इसीलिए जो भी आप लोग हैंड सैनिटाइज़र या फिर मास्क वगैरह ये जो यूज़ करने की मुहिम चली थी कोविड-19 के टाइम पर, जो आज के दिन में सब छोड़ चुके हैं, इसको आप लोग जरूर फॉलो करिए, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं स्नेक बाइट्स के बारे में। तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और सबसे खतरनाक जो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, जो मुझे अंदर से इरिटेट कर रही है, ये अभी फ़िलहाल हमारे देश के अंदर में हर साल लगभग 64,000 लोग जो हैं वो स्नेक बाइट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये कोई कोरोना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई कोरोना मोरोना टोरोना कुछ और आ गया, नहीं, ये मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर एक तरीके से, और खासकर ये वो लोग होंगे, या तो किसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या खासकर गांव वाले एरिया में लोग देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है? तो अगर आप लोग यहाँ से आते हैं तो आप लोगों के तो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। टॉप पर है यहाँ पर यूपी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है हमारे देश के अंदर में, सबसे ज़्यादा लोगों की जान यहाँ पर इसकी वजह से जाती है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इस चीज़ से इंपैक्टेड है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर राजस्थान, ठीक है। तो ये 3 राज्यों से अगर आप लोग निकल कर आते हैं तो इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। स्नेक बाइट जो है इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि टेररिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम थी, आतंकवाद जब हमारे देश में था तो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इनको ये लगता था कि यार इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, इसलिए फालतू में इस तरीके के इशू को बढ़ाते रहते हैं। पर लेकिन जैसे यहाँ पर आईएसआई आया और उन्होंने यहाँ पर पीटना स्टार्ट किया, यूरोप में बम ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा एक तरीके से ना पर्टिकुलर बिल्डिंग उड़ा दिया जैसे यूएसए के अंदर में, तब इनको समझ में आया यार हर वास्तव में चीज़ें, मैंने कहा जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ती तब तक तुम नहीं सुधरते हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर, तो स्नेक बाइट जो है इसको कोई काउंट ही नहीं कर रहा था, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आ रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एक मिडिल इनकम या फिर लो इनकम कंट्री के जो लोग उनकी डेथ होती थी, जिसके चलते यहाँ पर इशू निकल कर आ रहा था। तो अभी यहाँ पर देखने को मिला कि ये जो पर्टिकुलर जो रिपोर्ट निकल कर आई है स्नेक बाइट्स के बारे में, याद रखिएगा यहाँ पर ये नेचर कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसके द्वारा पब्लिश की गई यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, और इसमें बोला गया कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल टारगेट है कि इससे रिलेटेड जो भी डेथ है उसको यहाँ पर कम किया जा सके 2030 तक का। तो ये फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ऐसी बढ़ती रही तो दिक्कतें निकल कर आएगी। जो रिपोर्ट है उसके बारे में याद रखिएगा, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो जब स्टडी निकल कर आती है तो जब ऐसे केसेस निकल कर आते हैं तो वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ओनली सोमालिया जो है एक देखने को मिलेगा यहाँ पर, उसका हाइयर एज जो स्टैंडर्डाइज एक तरीके से स्टैंडर्डाइज जो डेथ रेट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि देखिए इंडिया के कंपेयर में जब आप लोग करते हैं ना तो वहाँ पर एक तरीके से रेट जो है वो काफ़ी आई है, पर लेकिन पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर में आई है तो इसलिए हम लोगों को ये इशू झेलना पड़ता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो भी यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अब तो इसके ऊपर फोकस देने के लिए बोलता है, क्योंकि जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों की जान जा रही है, जरूरी है ना वो बीमारी। आप लोगों ने भी अक्सर आसपास में देखा होगा सांप के काटने से उसकी जान चलेगी। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो उसको आप लोग कन्फ्यूज़न को दूर करना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने आसपास सुनी होगी इनके बारे में, तो इसलिए आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ओके। तो कोई भी डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए। तो यह खतरनाक सांप आप लोगों के सामने। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आजकल आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से एक चीज देखा होगा कि बड़े जोरों शोरों से लोग जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफी ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को फायदा होगा, इन्वायरमेंट के साथ साथ में इकोनॉमी को फायदा होगा, इकोनॉमी को अगर फायदा होगा तो यहाँ पर ये इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और इंप्लॉयमेंट जैसे ही जनरेट करेगा लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, और जैसे ही लोगों की अर्निंग बढ़ेगी लोग जो है इंजॉय करेंगे। तो इतनी सारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकल कर आती है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए जिस बैटरी की जरूरत होती है वो बैटरी नॉर्मली लिथियम की बनी होती है। और ये लिथियम जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। आप लोगों को याद होगा मैंने लिथियम ट्रायंगल के बारे में आप लोगों से बात की थी। किस किस को याद है लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री होती है? ये कंट्री साउथ अमेरिका के अंदर आती है, इतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, बाकी आर्टिकल के अंदर तो मैं कवर करूंगा ही। काफ़ी शानदार ये न्यूज़ रहने वाली है। नाइजीरिया के अंदर अभी यहाँ पर लिथियम मिला है, तो नाइजीरिया की आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई। और नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्री में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, खासकर एक गरीबी और भुखमरी काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो नाइजीरिया ये बोल रही होगी चल मैं अब अमीर हो गई, तेरे से नहीं मिलूंगी, ठीक है, अब मेरे मुंह मत लगना। तो ये एक ऐसी कंट्री है जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ पर आप लोग को गल्फ ऑफ गुनिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। पड़ोस में टोगो है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी, ये बैनिन हो गए यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अभी काफ़ी लार्ज स्केल पर लिथियम मिला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है या फिर मिनरल्स के बारे में अगर बात करें एनसीईआरटीज में भी आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहले तो लिथियम जो है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसके इस्तेमाल यार बड़े बड़े हैं। यानी कि एक तरीके से ना आप लोगों ने वो दोहा सुना होगा कि सत सैया के दोए रे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो ये जो लिथियम है ये देखने में तो छोटा लग रहा है, छोटा मतलब यानी कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है, और इसका जो आप लोगों को बेसिकली जो इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है यहाँ पर वो Li के नाम से की जाती है। तो ये जो लिथियम है, इसी लिथियम के बारे में भी कई सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, किस किस कंट्री में काफ़ी लार्ज स्केल पर ये पाया जाता है, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, आज की डेट में इसके क्या क्या इस्तेमाल है, और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यानी कि करंट और स्टैटिक का काफ़ी शानदार मिक्सचर रहेगा। शानदार तरीके से आप लोगों को ये आर्टिकल एंजॉय करना है ताकि काफ़ी कुछ आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जान जाओ। अभी क्या है, हाई ग्रेडेड लिथियम जो है वो यहाँ पर डिस्कवर किया गया नाइजीरिया के अंदर में। तो ये समझो कि नाइजीरिया की बल्ले बल्ले हो रही है यहाँ पर। 2019 में टोटल जो लिथियम था, हालांकि वो हाई ग्रेडेड नहीं था, ये लगभग 50 मीट्रिक टन यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि अगर बात करें जो जिम्बाब्वे है उसके कंपेयर में काफ़ी कम है, जहाँ पर 1200 मीट्रिक टन सेम ईयर में यहाँ पर देखने को मिला। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि कम से कम अगर कुछ ना होने से, अनेक तरीके से ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी यहाँ पर किया जाता है। जब माइनिंग की जाती है तो काफ़ी लार्ज स्केल पर इन्वायरमेंट पर भी इंपैक्ट डालता है यहाँ पर ये लिथियम, तो उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पर दिया जाता है। आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी, कई बार मैंने भी आप लोगों को बताई है कि जो क्रूड ऑयल है जिसको आप लोग कच्चा तेल बोलते हैं, उसमें से हम लोग क्या निकालते हैं? उसमें से हम लोग मिट्टी का तेल निकालते हैं, उसमें से हम लोग डीजल निकालते हैं, उसमें से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, उसमें से हम लोग ग्लिसरीन निकालते हैं, और इनके नॉर्मली इनको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि क्रूड ऑयल में से ये सारे मटेरियल निकाले जाते हैं। इसी तरीके से जो लिथियम है वो भी ऐसा नहीं आप लोगों को प्योर फॉर्म में पाया जाता है। प्योर फॉर्म में तो यहाँ पर ये निकलेगा भी नहीं, अभी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग जानकर काफ़ी हैरान होंगे। 2 मिनरल्स हैं यहाँ पर जिनके अंदर से इसको निकाला जाता है। एक का नाम है यहाँ पर स्पोडोमाइन और दूसरे का देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को यह है लेपिडोलाइट। तो ये 2 मिनरल्स हैं जो खुदाई में निकलते हैं और इनके अंदर से लिथियम निकाला जाता है। और यहाँ पर जो रॉक्स हैं यानी कि जो चट्टाने हैं उनका नाम है यहाँ पर कैंस ग्रीनसन, ठीक है। तो कैंस ग्रीनसन 2 यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये रॉक्स हैं जिसमें से यहाँ पर ये नॉर्मली निकाले जाते हैं। तो एक तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी मैंने क्यों बोला आप लोगों को कि वैसे तो ये मिलेगा भी नहीं इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जरा सी देर में यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है यहाँ पर ये, और इसके अंदर आग भी लग सकती है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर मिनरल ऑयल के अंदर में रखा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर इसको ऑयल के अंदर में नहीं रखा जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। Li इसका सिंबल है, काफ़ी सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात करें तो ये काफ़ी लाइट और एक लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था वो था लिथियम ट्रायंगल। वैसे अगर आप लोग यहाँ पर SLV पीडिया पेज के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लिथियम ट्रायंगल के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें भी शेयर कर रखी हैं, ठीक है। तो लिथियम ट्रायंगल अगर कोई डायरेक्ट पूछे आप लोगों से कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर में आती है, तो बोलिविया आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये है चिली, ठीक है, और नीचे हो गया अर्जेंटीना।
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली इसको यहाँ पर व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और यहाँ से ये निकाला जाता है। इसीलिए इन कंट्री के साथ में हर एक कंट्री चाहती है कि यार हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे। क्यों? क्योंकि लिथियम निकलेगा तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा आसानी से और उसको ये इंजॉय कर सकते हैं अपना। खासकर चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नजरें गड़ाए बैठा है। तो व्हाइट गोल्ड जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिचार्जेबल जो बैटरी है उनकी डिमांड जैसे बढ़ रही है आज के डेट में। आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले, अपना जो मोबाइल है उसकी बात कर लीजिए। आप लोग जिस लैपटॉप में मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बना रहा हूँ वीडियो, उस लैपटॉप की बैटरी के बारे में आप लोग बात कर लीजिए। तो यहाँ पर हर जगह घर में इन्वर्टर आप लोगों को देखने को मिलता है, बैटरी वगैरह बनाई जाती है। तो आज की डेट में इसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है कि जब सोलर एनर्जी की बात करते हैं और हम लोग उसको स्टोर करने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बैटरी ही काम आती है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग अच्छी लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे लेकर चले, तो हम लोग की डिपेंडेंसी जो है वो लिथियम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर जा रही है। तो इसलिए हमारे पास में लिथियम अगर होगा तो आसानी से हम लोग काम कर पाएंगे। तो यूज़ क्या क्या है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैंने बताई दिए सारे, जहाँ पर इसकी बैटरी वगैरह आप लोग देखने को मिलता है, इनमें सब में यूज़ की जाती है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर नॉन रिचार्जेबल बैटरी, जो कि हार्ट के अंदर में जब पीस मेकर के बारे में हम लोग बात करते हैं, टॉय के अंदर या फिर क्लॉक के अंदर भी बात करते हैं। और इससे भी बड़ी बात है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लाइटेस्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर बात करें तो ये लाइटर ऑफ 2 लिथियम जो आइसोटोप्स हैं उनका यूज किया जाता है यहाँ पर बेसिकली किसके प्रोडक्शन में? ये है यहाँ पर ट्राइटेनियम। तो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियर वेपन में की कंपोनेंट के तरीके से यूज किया जाता है। तो इनके इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर से वही बोलूंगा, लिथियम बिल्कुल वही है कि सत सैया के दोयरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो ये पूरे गंभीर घाव कर रहे हैं। अगर ढांचागत विकास के बारे में बात करें तो एयरक्राफ्ट, बाइसिकल फ्रेम, इसी के साथ में हाई स्पीड ट्रेन, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा हल्का होता है। तो एल्यूमिनियम और लिथियम का जब अलॉय बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, तो वो काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और काफी हल्का भी होता है, लाइट, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इससे फायदा क्या होता है? एक तो स्ट्रॉन्ग हो गया और ऊपर से यहाँ पर हल्का हो गया। तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? ताकि वेट जो है वो काफी कम देखने को मिले। इसी के साथ में लिथियम जो हाइड्राइड के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से जो स्टोर करने का काम करता है हाइड्रोजन। आप लोगों को पता होगा रिसेंटली अभी हाइड्रोजन से गाड़ी बनाकर उसको चलाने की बात की गई थी। तो अच्छी बात यहाँ पर यह कि हाइड्रोजन को अगर स्टोर करने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी लिथियम के लिए हम लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में लिथियम जो है, मैग्नीशियम और लिथियम का मिक्सचर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जैसे कि आर्मर, ठीक है, यानी कि हथियार बनाने के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्मर जो यहाँ पर बात की जा रही है प्लेटिंग के बारे में, इसका मतलब होता है एक तरीके से कवच चढ़ाना किस चीज के ऊपर? जैसे कि जो यहाँ पर मोस्ट हाइड्रोस्कोपिक जो मटेरियल होते हैं उनके ऊपर इसको यूज किया जाता है। तो यानी कि इसका काफी लार्ज स्केल पर आप लोग इस्तेमाल देखेंगे, ताकि हाई टेम्परेचर जो है एक तरीके से वो जो यहाँ पर होता है, तो लिथियम जो होता है उसका यूज किया जाता है ताकि एक ऑल पर्पज और हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये भी एक इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। ये कई सारे जो यूजेस हैं ये यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। और इससे भी जो खतरनाक, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के अंदर में, तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर वो पर्सन जिनके द्वारा यहाँ पर इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई, तो उसके लिए नोबेल केमिस्ट्री प्राइज तक यहाँ पर दे दिया गया। तो इन तीनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। पहले का नाम है एम स्टैनली वेटिंगम, दूसरे का नाम है जॉन बी गोडैनफ और तीसरे का नाम है अकीरा योशिनो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया। और आज की डेट में अगर लिथियम के बारे में आप लोग बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, पेरू हो गया, चिली हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये बोलिविया हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, फिनलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में आप लोगों को बिल्कुल ना के बराबर ही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी है यहाँ पर, जिम्बाब्वे, ये आप लोगों को अलग अलग एरिया देखने को मिलते हैं जहाँ पर लिथियम जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर पाया जाता है। रॉ मटेरियल के तौर पर अगर बात करें, लिथियम की सप्लाई जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे नंबर पर आप लोगों को चिली यहाँ पर नजर आएगा, तो ये याद रखिएगा। वैसे मैंने ट्राइंगल के बारे में बताया, वो तो आप लोग याद रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पर आप लोगों को अर्जेंटीना यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री है जिनका नाम आप लोगों को कम से कम याद रखना है, जितना ज़्यादा लार्ज स्केल पर लिथियम आयन बैटरी जो है वो न्यूज़ में है।
अगर बात करें कि यार अपने देश में बताओ हमारे देश में कहीं पाया जाता है क्या, अभी रिसर्चर के द्वारा यहाँ पर कुछ चीज़ें एस्टिमेशन लगाई गई, जिसमें एटॉमिक मिनरल जो डायरेक्टरेट है उसके द्वारा बोला गया कि हाँ भाई हाँ हमारे देश में भी है लिथियम के रिजर्व। तो कहाँ पर है, ये कितना है, तो बोला गया कि लगभग 14,100 टन, यानी कि यहाँ पर हमारी कंट्री में ये लगभग 14,000 के करीब टन जो है ये लगभग माना गया पाया गया साउथ कर्नाटका का जो मांडिया डिस्ट्रिक्ट है, रिसेंटली वहाँ पर डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो इंडिया में पहली बार यहाँ पर कोई ऐसा डिपॉजिट अभी यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में अब तक चीज़ें डिस्कवर नहीं की गई है। अगर खोजने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे माइका आप लोगों को राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, पिगमेटाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अंदर में। इसी के साथ में बेरिंस यानी कि जो नमक बनाने वाला एरिया है वो राजस्थान और गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी या फिर आप लोगों ने नहीं सुनी है, तो आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे देश में अगर आप लोगों से पूछे कोई सबसे ज़्यादा नमक बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है गुजरात। लगभग 80% जो देश का नमक है वो गुजरात से निकल कर आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। अभी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्योंकि गुजरात के जो किसान हैं यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए मुहिम लगा रहे हैं कि जो नमक है वो यहाँ पर एक तरीके से उसको एक नहीं, जिस तरीके से किसान होते हैं उसी तरीके से नमक की खेती करने वाले लोगों को भी किसान माना जाए, ताकि उनको भी MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके। तो उसके लिए अभी यहाँ पर गुजरात के किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे काफ़ी लार्ज स्केल पर, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर इनको नॉर्मल वर्कर की तरीके से देखा जाता है। तो जो किसानों को कई सारी सब्सिडी, कई सारे जो फायदे मिलते हैं वो यहाँ पर इनको नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बार बार इसी को लेकर यहाँ पर मुहिम उठाई जाती है कि एक तरीके से हमको किसानों की तरीके से ट्रीट किया जाए। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा नमक जो है उसको आप लोग NaCl बोलते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। NaCl यहाँ पर नमक तो दिया नहीं गया, वहाँ पर डायरेक्ट NaCl दे रखा था कि कौन सा केमिकल कंपोनेंट जो है वो यूज़ हुआ बेसिकली जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर, तो NaCl लिख रखा था वहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि कैसे इंसान एकदम घूम जाए, उस टाइम पर वैसे प्रेशर होता है। मैंने पहली बार जब क्वेश्चन पढ़ा, जब मैं एग्जाम में बैठा हुआ था, तो पहली बार मैं पढ़ के निकल गया, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं कहीं पे मैंने उसको छोड़ दिया क्वेश्चन को। जब मैं दूसरे राउंड में आया, थोड़ा सा दिमाग शांत हो गया, काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो दूसरे राउंड में आया, दूसरे राउंड में देखा मैंने, ओ तेरी ये तो नमक लिखा हुआ है भाई मैंने कहा ये देखो UPSC वालों के ड्रामे। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब दिमाग आप लोगों का शांत रहेगा तो अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय कर पाएंगे और चीज़ें भी आप लोग ढंग से लेकर चल पाएंगे। तो हमेशा पढ़ने से नहीं होता है, दिमाग शांत रखने से एग्जाम क्लियर होता है। पढ़ती तो दुनिया है पर लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो दिमाग शांत रख पाता है एक्चुअल में वही एग्जाम क्लियर करके ले जाता है। हमारे देश के कोई इनिशिएटिव है कि यहाँ पर लिथियम को लेकर, भाई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए इनिशिएटिव क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल है। हमारी कंट्री में जो खनिज विदेश लिमिटेड है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है वो इसी के लिए काम करती है। और अर्जेंटीना के साथ में तो दोस्ती भी कर लिए। ये बोला देख भाई अर्जेंटीना, तुझे जो चाहिए हमसे हम तुमको देंगे, बस तुमको क्या करना है, हमको लिथियम देते रहना। अर्जेंटीना बोल रहा है कि हाँ चाहिए, बता क्या चाहिए, कि हमको ना ब्रिक में मेंबर बना देना भाई, हम लोग ब्रिक में मेंबर बनना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि ब्रिक में आज के डेट में 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर में कौन कौन मेंबर है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो ब्रिक का जो एक्रोनिम है यहाँ पर वो BRICS लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 4 हैं। एक तो 4 है कि यहाँ पर अर्जेंटीना कि मुझे भी ब्रिक का पार्ट बना लो, और दूसरा 4 है यहाँ पर ईरान। तो अगर ईरान और ये इंडिया जो है ब्रिक का पार्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ये तभी बन पाएंगे अगर पांचों के पांचों मेंबर जो हैं वो सहमत हो जाते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगी कि आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान ब्रिक की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता था, पर लेकिन पाकिस्तान बेचारा रो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिक का एक मेंबर जो है उसने पाकिस्तान को आने के लिए अलाउ नहीं किया और वो एक मेंबर कौन है, वो है हम, नन अदर देन ओनली इंडिया। ठीक है, तो हमारे द्वारा बेसिकली पाकिस्तान की एंट्री जो है बैन कर दी। बोला कि हम लोग नहीं चाहते कि जो ब्रिक है वो साग बने, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजन कोऑपरेशन जैसे उसकी मीटिंग में पाकिस्तान रायता फैलाता रहता है, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर पाकिस्तान रायता फैलाए। वरना चाइना तो बेसिकली दिल खोल के बैठा हुआ है कि मेरा दोस्त, मेरा लंगोटे यार, मेरा हमदम, मेरा जाने जिगर जल्दी से आ जाए यहाँ पर लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अगर बात करूँ यहाँ पर जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पर ये स्पेसिफिकली यहाँ पर एक्वायर कर रही है स्ट्रेटेजिक मिनरल एसेट्स, लिथियम वगैरह, कोबाल्ट वगैरह, तो ये काम करती है इस एरिया में। तो हमारी कंट्री की साइड से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये तो था पूरा आर्टिकल, जो मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई, तो माइंड में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर क्या इंपैक्ट है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर नोबेल प्राइज मिल चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जा रहा है, इंडिया के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, और इसी के साथ में कौन हमारी कंट्री में इसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब अच्छा लगेगा अगर क्वेश्चन का आंसर दोगे। यूपीएससी ने 2008 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड, जो कि आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है कि कौन सा पार्ट लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्का और कौन सा हैवीएस्ट यानी कि सबसे भारी मेटल है, जो कि आपस में एक साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कि जो ये ग्रुप यहाँ पर दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी पूछ चुकी है आप लोगों से पहले, तो आगे भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बोला गया सबसे हल्का और सबसे भारी यहाँ पर कौन सा है, तो लिथियम मरकरी, लिथियम ओस्मियम, इसी के साथ में लिथियम जो एल्यूमिनियम ओस्मियम और एल्यूमिनियम मरकरी। ठीक है, तो सारे ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे लिथियम लिथियम हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2 बार आ गया, मरकरी 2 बार आ गया, ठीक है, ओस्मियम 2 बार आ गया, एल्यूमिनियम 2 बार आ गया। तो यूपीएससी ना भाई साहब दिमाग से क्वेश्चन बनाती है आप लोगों के दिमाग से खेलने के लिए, तो इसलिए वहां पर वो अनप्रडिक्टेबल कमीशन बोला जाता है। तो वहां पर इसलिए आप लोगों उसी पैटर्न में तैयार होकर भी जाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करेंगे इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, तो लिथियम और इसी के साथ में ओस्मियम। तो यहाँ पर लिथियम जो है वो लाइटेस्ट है, अभी मैंने बताया इसका जो है एटॉमिक नंबर 3, और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एलाइस का सिंबल। इसी तरीके से ओस्मियम जो है उसका 76 आप लोगों को एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा, और OS उसका बेसिकली सिंबल है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये है बेसिकली लाइटेस्ट और एक तरीके से हैवीएस्ट जो मेटल है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में, तो आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए फॉर्म किया गया है। बात की जा रही है कौन सी कंट्री यहाँ पर लिथियम ट्राइंगल का पार्ट है। यार इसका तो आंसर मैं आप लोगों से मांगता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ाया और आप लोगों को इवन आप लोगों को भी दिखाया, टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर रखा है काफी लंबे समय से। इसका आंसर तो सही चाहिए मुझे बिल्कुल आप लोगों से। ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, चिली, इसी के साथ में ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना। सही आंसर बताओ, तार तुक्का मार मुक्का करके नहीं बताना है, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाया तो याद होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री है लिथियम ट्राइंगल में, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर बोलिविया बताया मैंने, ब्राजील बताया, या फिर क्या बताया, क्या याद आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या नहीं बताया। ब्राजील का जिक्र किया था मैंने वहाँ पर, ब्राजील का तो नहीं किया मैंने, तो आसपास के देश बताए थे सारे, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं बोलिविया हो गया, चिली हो गया और अर्जेंटीना हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो क्वेश्चन के आंसर जब एक बार आप लोग देते हो ना, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो थोड़ा सा, इससे क्या होगा, यहीं आप लोग क्वेश्चन गलत कर लोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये छोटा सा काम जरूर किया करो, वरना अगर वहां पर जाकर गलत करोगे तो वहां भारी पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो चल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिथियम जो यूज किया जा सकता है कहाँ पर, बात की जा रही है ग्लासेस और जो ग्रीस, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, मेडिकल, न्यूक्लियर वेपन, फ्यूल। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर जगह आप लोगों को इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो अगर कल को लिथियम के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आता है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ पर पाया जाता है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया में कौन काम करता है, हम लोग कहाँ से इसके साथ में व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो सारे पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि उसकी आगे पीछे की सारी चीजें तैयार हो जाए। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, कैसा लगता है, लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग वीडियो को बता सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट छोड़ सकते हो, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आप लोगों को बातें। ओके, एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आज की डेट में जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोग याद करते थे, तो कोई एक्रोनिम बना रखे थे सबने, आप लोगों का था कोई इस टाइम पर एक्रोनिम, हाँ यार ये पीरियोडिक टेबल याद करने का। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है एक कुछ ऐसी लाइन थी, लीना का रब से अफेयर, कुछ ऐसी कि कुछ मतलब 2-3 लाइन थी ऐसी कि बार बार आए आंटी, कुछ ऐसी कुछ करके याद कराया था उस टाइम पर टीचर ने, अब तो भूल गए खैर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी हो गया। आप लोग बताइए आप लोगों को ये सब आप लोगों ने एक्रोनिम बनाया था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। ठीक है, बात करें अगर मेकाधातु प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका काम ये है कि बेंगलुरु सिटी जो है यहाँ पर उसको पानी प्रोवाइड कराया जा सके। तो बेंगलुरु सिटी को पानी प्रोवाइड कराया जा सके, और इसी के साथ में 400 मेगावाट का पावर जो हाउस है यहाँ पर वो भी बनाया जा सके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो कर्नाटक के द्वारा जब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बोला गया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के चलते यहाँ पर कर्नाटक के द्वारा पहली बार इसको अप्रूवल दिया गया 2017 में। पर लेकिन आप लोगों को पता है ऐसी चीजें हैं, अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटर भी पिक्चर में आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, उसके द्वारा भी इसका एनालिसिस किया गया, वहां से भी अप्रूवल की बात की गई। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर पिक्चर में आ गई। तो मेकाधातु प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर अगर बात करें काफी क्रूशियल है, 63% फॉरेस्ट एरियाज के अंदर में आता है।
खासकर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो वो सबमर्ज हो जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट जो है आगे प्रॉपर वे में बढ़ता है। इसलिए बार बार इसके ऊपर कई सारी बातें बोली जा रही है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में भी देखने को मिलते हैं। 2018 में तमिलनाडु जो है उसके द्वारा अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। कावेरी रिवर का जो पानी है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और जो पानी यहाँ पर आता है कावेरी रिवर का तमिलनाडु के अंदर उसमें कमी हो सकती है। पर लेकिन कर्नाटक ने बोला टेंशन मत लेना भाई बिडू, तुम्हारा पानी कम नहीं होने देंगे हम, ठीक है। तमिलनाडु बोला इसकी क्या गारंटी है, आज तुमने हाँ भर ली कल को कम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे अपने झोली लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी मीटिंग है, एक तरीके से अथॉरिटी जो मीटिंग होती है उसके द्वारा भी यहाँ पर एक तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी बातें बोली गई। तो तमिलनाडु ने वहाँ पर भी इसको अपोज किया कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, जब कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये वही वाटर डिस्प्यूट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर अच्छे से इसको यहाँ पर सुना। इससे पहले ये ट्राइब्यूनल के अंदर हुआ करता था। ट्राइब्यूनल भी एक कोर्ट ही है एक तरीके से यहाँ पर, जो कि नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर अपने ही केस में एक तो आप लोग खुद जज नहीं हो सकते और कोई और अगर आप लोगों का केस सुनेगा तो बिना सुने जो जजमेंट नहीं देगा। तो इस तरीके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये नेचुरल जस्टिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ट्राइब्यूनल के अंदर पड़ा रहा 2017 से 2018 तक, फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें पहुंची और वहाँ पर डिसीजन आया, तब जाकर चीज़ें सुधरी। उससे पहले 30 जो यहाँ पर मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो था ये किसके अंदर में आता था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 30 आता था यहाँ पर केरला के हिस्से में, 7 आता था पुदुचेरी के, 419 आता था तमिलनाडु के और 270 आता था कर्नाटका के। अभी कर्नाटका के तो और यहाँ तमिलनाडु का सॉरी यहाँ पर जो केरला और पुदुचेरी का तो टच नहीं किया गया, 30 का 30 ही है और 7 का 7 ही है, पर यहाँ पर इनका दोनों का टच किया गया। यानी कि यहाँ पर 404 रह गया तमिलनाडु का और मैक्सिमम यहाँ पर जो ट्रांसफर कर दिया कर्नाटका को वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ताकि कर्नाटका में जो बेंगलुरु सिटी है यहाँ पर उसको भी फायदा यहाँ पर हो सके। तो उसके चलते कई बार न्यूज़ में आता है। तो यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग आंसर दे पाओगे। अब कावेरी रिवर जिसके ऊपर कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इसको पोनी भी बोला जाता है तमिलनाडु के अंदर में, और गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं कई बार लोग इसको। ये निकलती कहाँ से, ये ब्रह्मगिरी जो है वेस्टर्न घाट के अंदर, वहाँ से ये निकल कर आती है, ठीक है। और ये बहती हुई यहाँ पर कर्नाटका स्टेट से फ्लो होती है, यहाँ पर ये कर्नाटका से तमिलनाडु, और यहाँ पर फिर ये ईस्टर्न घाट के अंदर जाकर आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी बे ऑफ बंगाल में थ्रू पुदुचेरी, ठीक है। इसकी ये कई सारी ट्रिब्यूटरी है जैसे अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, हरंगी, ठीक है। तो ये इसकी आप लोगों को ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी जो कि अक्सर कई बार पूछ ली जाती है। तो मेकादातु प्रोजेक्ट लगाना कर्नाटका चाहता है, तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है, कोर्ट के अंदर ही मैटर पहुंच चुका है। कावेरी रिवर ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ये बेंगलुरु सिटी को पानी प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी और काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे कई बार ये बात पूछते हैं कि सर नोट्स को लेकर कैसे काम करने हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी अभी लेक्चर देखना स्टार्ट किया ना तो नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अभी कुछ दिनों जो है आप लोग लेक्चर को सुनिए, बस आप लोग टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे आप लोग चीज़ों को सुनेंगे समझेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे हर 5-6 महीने में रिपीट हो जाते हैं, और 5-6 महीने में हो या ना हो साल भर में तो रिपीट हो जाते हैं। जैसे ब्रिक की अगर सबमिट हुई अभी, G7 की सबमिट हुई अभी, G20 की सबमिट अभी आगे होने वाली है, हर साल ये होती है। डिफेंस एक्सरसाइज हो गई, हर साल आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो रिपीट होने लगती हैं। तो अगर एक बार आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पर हाँ पेन और कॉपी रख कर आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद रख पाओगे। तो एक छोटा सा काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी अभी चीज़ों को पढ़ने की और समझने की कोशिश ज़्यादा करो एज कम्पेयर टू रटने की और उनको लिखने की, ठीक है। लिखने के लिए नोट्स बनाने हैं तो तब बनाना, पहले एक बार चीज़ों में गो थ्रू हो जाओ। एनसीईआरटी में पहली बार में नोट्स बनाने नहीं बैठना है कहीं पर भी, किसी भी किताब में। पहले आप लोग उनमें को गो थ्रू हो जाओ, उनको पढ़ो एक बार, क्योंकि वरना तो पूरी किताब के नोट्स ही बना डालोगे आप लोग। तो ये होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और खासकर जो टॉपिक अभी आया, जैसे आप लोगों ने बात की यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम जो है वो जैसे ही निकल कर आई यहाँ पर पब्लिक के सामने, उसमें तब से लेके 5-6 बार चेंज किया गया। अभी अफगानिस्तान का इशू है, यूक्रेन का इशू है, ये ऐसे इशू चलते ही रहते हैं, कई बार इनके अंदर अलग अलग इशू निकल कर आते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी भी टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाने मत बैठ जाओ, ठीक है। वो क्या रहता है, वो चलता रहेगा, आप आगे चलकर वो नहीं कहते कि पहले पानी चल रहा है, फिर उसमें थोड़ी धूल उड़ रही है, पानी के अंदर धूल मिल गई, फिर धूल जो है मिट्टी नीचे बैठेगी, शांत हो जाएगा, उस टाइम पर जाकर नोट्स बनाने आप लोगों को। वरना ये चीज़ें ये इशू जो है ऐसे ही चलते रहते हैं, और आप लोग कब तक नोट्स इस तरीके से बनाओगे। तो पहले टॉपिक के लिए थोड़ा वेट करो, और जब यहाँ पर उसके आसपास का जो हाहुल्ला बंद हो जाए,
कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए तब उसमें आप लोगों को आगे नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाए होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है यार, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। FPI क्या होता है, इसी के साथ में आप लोगों को जानने को मिलेगा FDI क्या होता है, आप लोगों को जानने को मिलेगा पार्टिसिपेटरी नोट या फिर पी नोट क्या होते हैं। इसी के साथ में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी जो कंफ्यूजन होगा, और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यहाँ से, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अगर किसी टॉपिक को पढ़ो तो, ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है पहले इसलिए समझ लेते हैं। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा आर्टिकल कवर किया गया, हालांकि ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये आर्टिकल कवर किया गया था। पी नोट्स जो हैं हमारी कंट्री में से काफी लार्ज स्केल पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी डिक्लाइन हो गए हैं। कितना? ये है 86,000 करोड़, 86,706 करोड़ रुपए जो हैं वो हमारी कंट्री में से निकाल लिए गए हैं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, वो किसी और देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या इशू यहां पर देखने को मिला, तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा जब आप लोगों को बता के चलूंगा। तो कहते हैं ना कि ढंग से सुनोगे तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे, और कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने होते हैं तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसको ढंग से आप लोग समझिएगा। नॉर्मली सबसे पहले बात करें तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखेगा कि पी नोट्स को फुल फॉर्म जब आप लोग बोलेंगे इनको पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हैं। इन्हीं का नाम है पी नोट्स बोल दें या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स बोल दें। अब आप लोगों को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक खाली स्लाइड लूंगा जिसमें आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। अगर कोई बाहर से इंसान जो है वो हमारे देश में आता है और हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास में दो तरीके होते हैं, जो मेन दो तरीके होते हैं। वो मेन दो तरीके मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो होता है, पहला होता है यहाँ पर अगर बात करें, पहला क्या, पहला दूसरा तो कोई भी नहीं, जो भी मन करेगा उसमें आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। ये होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा होता है जो अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर FPI, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग FDI के बारे में सुनो। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे करता है, वो आके हमारी कंट्री में जो कंपनी है उसमें प्रॉपर आके शेयर खरीदता है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एक तरीके से वो यहाँ पर जॉब क्रिएट करता है काफी लार्ज स्केल पर। और इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस भी अगर समझाना चाहूँ तो काफी अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ये स्लाइड देखिएगा, कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा जब आप लोग एक बार इसको समझ लोगे अच्छे से। एक साइड में हो गया FDI, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक साइड में हो गया FPI, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर कोई इंसान आएगा, मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी खोली और बाहर से आकर कोई कह रहा है कि आप लोगों की कंपनी के 5% शेयर मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आप लोगों की कंपनी में मालिक बनना चाहता है, यानी कि आप लोगों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंपनी जो है अपने शेयर बेचती हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने मार्केट में LIC के शेयर निकाले थे। तो अगर कोई भी उसके शेयर आकर खरीदता है तो उसका मालिकाना हक रखता है उस कंपनी का। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, मालिकाना हक रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज आए और कल निकल गए, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। पर लेकिन इनका क्या रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, आज लगाए कल निकाल कर ले गए। तो काफी एक तरीके से प्रॉफिट के बेस पर काम करते हैं। अगर इनको यहाँ की जगह कहीं और प्रॉफिट मिलता है तो तुरंत वहां पर भाग जाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका एम है कि इंक्रीज करे कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, और एक तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी इनका कंट्रोल रहता है। अगर आप लोगों को पता होगा किसी भी कंपनी में अगर 51% शेयर या फिर इससे ज्यादा हो जाते हैं किसी दूसरे इंसान के, तो वो उसका मालिकाना हक रखने लगता है, यानी कि उसके डिसीजन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कोई भी कंपनी अगर बेचनी चाहे तो वो उसको 50% से ज्यादा शेयर न दे, ताकि उसके हाथ में भी कंट्रोल बना रहे गवर्नमेंट के। पर लेकिन ये क्या करते हैं, पैसा लेकर आते हैं और अपना काम करके निकालते हैं। ये क्या करते हैं, फिजिकल एसेट क्रिएट करते हैं। मतलब आएंगे यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस कंपनी में शेयर रहेंगे इनके। अब वो कंपनी आगे चलकर और काम करेगी और जगह जगह ऑफिस खोलेगी, अपने प्रोडक्ट बनाने की यूनिट खोलेगी। तो इनका ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, तो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, पैसा आता है, पैसा लो भैया, अपना मजे करो जो करना है तुम लोगों को, तो पैसा मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है, कई बार यहाँ पर मैनेजमेंट में इनपुट भी रहता है इनका, यानी कि एक तरीके से जैसे घर में आकर किसी के साथ में बात करना और परिवार का पार्ट बनकर रहना। एक तरीके से आप लोग ये समझते हैं जैसे ये अंग्रेज बोल सकते हैं आप लोग इनको, ठीक है। अंग्रेज हमारे देश में आए और लूट के ले गए,
एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन ये लूट के नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर लेकिन अंग्रेज जो है यहाँ पर कुछ फायदा नहीं चाहते थे कि इनका कुछ फायदा हो, यानी कि हमारे देश में हमारा कुछ फायदा हो, उनको बस अपना प्रॉफिट दिख रहा था। पर लेकिन ये कौन है, ये ऐसे हैं जैसे मुगल भी बाहर से आए थे, तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर ही आकर रहने लगे, अपना घर बनाया, अपना यहाँ पर इस कंट्री को अपनी कंट्री माना और चीज़ों को आगे लेकर चले। हालांकि उल्टी सीधी हरकतें उनके द्वारा भी कई सारी की गई है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश लोग थे यहाँ पर, उनके साथ में गलत काम किए गए उनके द्वारा भी काफ़ी सारे। पर लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ही रहकर अपना प्रॉफिट देख रहे थे, ठीक है, यहाँ की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बड़े बड़े आप लोगों ने देखा यहाँ पर लाल किले, ये सारे जो ताजमहल वगैरह बनवाए गए, तो आप लोग बोल सकते हैं उनके द्वारा यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि यहाँ पर रहे और अपने आप को, जिंदगी को यहीं पर ही उन्होंने इंजॉय किया। पर लेकिन ये क्या है, ये अंग्रेजों की तरह है, आए और निकल लिए, तो ओनली कैपिटल आता है इनका, ये अपना एंजॉय करते रहते हैं। एफडीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट में नॉर्मली देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना एलआईसी के शेयर निकले, तो जो शेयर निकलते हैं ना, जिनको जो आईपीओ बोलते हैं आप लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो यहाँ पर इसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर लेकिन ये नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और इसको स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं। एंट्री और एग्जिट जो है वो काफी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, कंपनी का मालिकाना हक लोगे, तो आप लोग वहां पर एक तरीके से उसका घर का पार्ट बन गए। अब कल को निकल कर जाओगे तो बिल्कुल ऐसे जैसे दो भाई जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो वाला माहौल देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहाँ पर एंट्री और एग्जिट जो है वो रिलेटिवली ईजी होगी। क्यों? क्योंकि कोई मालिकाना हक ही नहीं है, पैसा लगा रखा है, उठा कर ले गए जरा सी देर में, तो आप लोगों को यहाँ पर ये माहौल देखने को मिलेगा। एफडीआई जो है वो एलिजिबल है फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि एक तरीके से ये यहाँ पर जब प्रॉफिट होता है तो इनको भी वो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कैपिटल गेन लेते हैं, यानी कि मार्केट में जो लगा रखा है पैसा, उसमें से जो भी इनका जो निकल कर आ रहा है वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लोग, तो वही वाला माल रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उससे इनको कोई ज्यादा मतलब है, ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। पर हाँ, पूरा मार्केट अगर प्रॉफिट रहेगा तो इनको फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये ज्यादा है, ये नहीं एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, और उसके बेस पर ये ज़्यादा चलते नहीं है, ये ज़्यादा फिक्स चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है इनका। पर लेकिन ये तो पूरा इस पे चलते हैं, अभी यहाँ पैसा महंगा मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आ गए, कल को यूएसए में हो रहा है तो यूएसए में भागे, तो इनका वो वाला माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोनों को कंपेयर जब करोगे तो ये ज़्यादा स्टेबलिश है एफडीआई वाले, और ये अनस्टेबल आप लोग बोल सकते हैं। डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। लेबर वेज में भी काफी बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आएंगे तो बोलेंगे भी कि भाई भैया ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। इनका कोई मतलब नहीं है, भाई साहब तुमको जो करना है कर लो, हमको तो इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट लेना है, मिलेगा सही है, नहीं तो निकाल कर कहीं और ले जाएंगे अपना पैसा। इनका ये फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे यार एफडीआई और एफपीआई तो आपने बता दिया, पर लेकिन टॉपिक तो हमारा क्या था? टॉपिक तो हमारा पार्टिसिपेटरी नोट था। अब ये पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, अब ये और बता दो। अभी मैंने बताया दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई और एफपीआई, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन आता है तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा, आएगा यहाँ पर कंपनी के शेयर लेगा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेगा जितना कर सकते हैं। पर लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है और अपना पैसा लगाता है और लगा के निकल लेता है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट इसको मिलता है सही है, उसको लेकर ये निकल लेता है। ये कहाँ पर रजिस्टर रहता है? ये सेबी के अंदर रजिस्टर रहता है, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आकर ही रजिस्टर करता है। अब जो एफपीआई है ये यहाँ पर सेबी के अंदर रजिस्टर हो गया। पर लेकिन जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है ना, जिसको मैंने पी नोट बोला है, वो भाई साहब वो टेंशन ही नहीं लेते हैं। वो इतने अमीर आदमी हैं, उनको ये चाहिए कि भाई साहब मेरा पैसा है, कोई और लगा दो जाकर, और ये फालतू के रजिस्ट्रेशन फजिस्ट्रेशन वाले झंझट मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना माल चाहिए। मैं आकर इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरा पैसा दो, और तुमको जो करना है तुम करते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे नहीं रजिस्टर करना है सेबी के साथ में भी। तो ये अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर एफपीआई के थ्रू, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर है यहाँ पर, उनके थ्रू अपना पैसा यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और वो हमारी मार्केट में आता है। तो यानी कि ये इंसान कौन है, इस इंसान की आइडेंटिटी तक भी नहीं पता रहता लोगों को कि भाई साहब ये है कौन। तो इसकी वजह से कई बार ये माना जाता है कि ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में ला रहे हैं इनडायरेक्ट वे में अपने ही देश के लोग, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ऐसी भी बात कई बार यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर ये विदाउट रजिस्टरिंग जो यहाँ पर ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स वाले लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो हैं ढुलमुल रवैया वाले, प्रॉफिट है तो रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। तो अभी आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले से अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे हमारी कंट्री का बैंक है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएसए का जो बैंक है उसको बोलते हैं फेड रिजर्व, यानी फेडरल रिजर्व बैंक। तो वो जो बैंक है उसने बोला कि वो अपनी कंट्री में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही उसके द्वारा ये बातें बोली गई, इनकी जीभ जो है वो राल दे गई, यानी जीभ की राल टपक गई। क्यों? क्योंकि इनको तो प्रॉफिट चाहिए, तो इन्होंने तुरंत पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मार्च में बोला था, तो इन्होंने मई में और अप्रैल में दबाकर पैसा निकाला देश से। क्यों? क्योंकि इनको तो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है।
तो ये यहाँ से निकाल कर अपना अपना भागने लगे यहाँ से। तो हमारे देश के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर बात की जा रही है 50.74 ट्रिलियन, ये अप्रैल 2020 में, और मई में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 48.23। तो इतना पैसा यहाँ पर ये निकाल कर यहाँ से जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो पार्टिसिपेटरी नोट जो है एसेट्स अंडर द कस्टडी, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो ड्रॉप हो गया, वो इतना ड्रॉप हो गया कि इनको लगा कि यहाँ से पैसा निकालो, तो निकाल कर ले गए अपना पैसा दाबड़दोड़ तरीके से। तो यहाँ पर लोगों को क्या मतलब समझ में आया यहाँ पर, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे हैं बिना पैंती का लोटा है यहाँ पर, इनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। आज यहाँ पर है, कल वो कहीं और पर होंगे, ये उड़ते पंछी हैं यहाँ पर, आप लोग ऐसे इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये, जो सबसे खतरनाक चीज भी आप लोग बोल सकते हैं, इन भाइयों को दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमने तो रजिस्टर भी नहीं कर रखा है, हमने तो रजिस्टर भी नहीं किया सेबी के अंदर में, तो हम तो कहीं भी निकल लेंगे, क्योंकि ये किसके थ्रू काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो पी नोट जो है आर इशूड बाय द रजिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये पकड़ा जाएगा अगर कल को कुछ गड़बड़ भी हो रही है। आइडेंटिटी तो इसकी है, सामने वाले की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो तो रजिस्टर भी नहीं कर रहा है अपने आप को, तो एक तरीके से फायदा उठा रहा है बस यहाँ पर, ठीक है। आप लोग बोलोगे इसको क्या फायदा हो रहा है, अरे कुछ ना कुछ तो ये भी फायदा लेगा ना बीच में, ऐसे थोड़ा ना, ये कमीशन इसका भी चलता है बीच में कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करूंगा यहाँ पर। तो इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर से ये पैसा जो है काफी ज्यादा निकल गया, तो इसके चलते कई सारे इशू देखने को मिले। तो पार्टिसिपेटरी नोट समझ में आ गया या पी नोट समझ में आ गया, इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, यानी कि फायदा क्या है, फायदा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फायदा यह है कि ईज ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है पी नोट्स के थ्रू। क्यों, कहीं रजिस्ट्री नहीं करना है, फालतू में टेंशन ही नहीं लेनी है, आराम से आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, टैक्स सेविंग भी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि कई सारी कंट्री क्या है वो यहाँ पर एक तरीके से ऐसे कानून है यहाँ पर जिसके थ्रू पी नोट्स पर जो है यहाँ पर टैक्स में उनको एडवांटेज मिल जाती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि हर एक सिक्के के जो होते हैं वो दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू तो हमने देखने कि क्या क्या फायदा है, अब नुकसान क्या क्या है। एनोनिमिटी देखने को मिलेगी, कितना सारा पैसा आ जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है कहीं भी भाई साहब, यहाँ पर ये सेबी के थ्रू रजिस्ट्री नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से आइडेंटिटी इनकी किसी को पता ही नहीं होती है, तो ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि कई बार तो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर चल रही है, यानी कि ब्लैक जो मनी है जो यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिल रही है अलग अलग तरीके से, वो ब्लैक मनी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। यानी कि बोला ये जाता है कि ब्लैक मनी आ रही है यहाँ पर पी नोट्स के थ्रू, और ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिले जब यहाँ पर ये बातें की गई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल होगा नहीं, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो हो गई, क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं कि दाल का बोल रहा हूँ मतलब दूध का धुला तो कोई होता नहीं है, दाल का धुला बोलने वाला था मतलब दूध का धुला तो है नहीं है यहाँ पर, कि सारी चीज़ें आराम से चलती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर ये इनकी लाट टपक गई। जैसे ही यहाँ पर सबसे बड़े दो रीजन देखने को मिलेंगे। एक तो इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हो रखी है, उसकी वजह से मार्केट पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन यूएसए के द्वारा क्या किया गया, यूएसए का जो फेड रिजर्व है उनके द्वारा भी एक एक्शन लिया गया, जिसके थ्रू यहाँ पर कंट्री के अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की गई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और उसी के चलते यहाँ पर सेम पैटर्न में ब्रिटेन और यूरो जोन के द्वारा भी काम किया गया, क्योंकि ये तो वही बात है कि मैंने आप लोग कई बार बोला है कि यूएसए को अगर थोड़ी सी छींक भी आ जाए ना, पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो यही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये तुरंत चीज़ें कंट्रोल करने पर लग जाते हैं, तो यहाँ से इनका पैटर्न आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आता है। तो ये अपने मजे में आ गए तुरंत, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर और है जिसको बोलते हैं करेंसी कोर रिएक्शन। तो करेंसी कोर रिएक्शन में अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर टिग्नोमेट्री के अंदर में साइन वेव होती है कि एक तरीके से ऊपर नीचे जाना। तो ओवर सेलिंग या फिर ओवर बाइंग अगर हो जाती है यहाँ पर कई बार, तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कई बार जो मार्केट है मान लीजिए डिक्लाइन हो गई 10%, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी के जो भी उनकी वैल्यू है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में। पर लेकिन ये क्या रहता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, यानी कि अभी हो गया या फिर 1 महीने के लिए या फिर थोड़ा बहुत टाइम के लिए, तो मैक्सिमम शॉर्ट टर्म के लिए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह की रिएक्शन मार्केट में निकल कर आती है। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कोई आएगा नहीं बस चले गए, उसके बाद में एंट्री नहीं करेंगे, आगे फिर जब इनको दिखेगा प्रॉफिट फिर आएंगे यहाँ पर। ये नहीं कहते कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं, एक थोड़ा सा सुनने में ओड लग सकता है आप लोगों को कि एक तरीके से कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि उन्हें कहते हैं कुत्तों वाली हरकतें की पूंछ हिलाता हुआ तुरंत आ जाता है जब प्रॉफिट की बात होती है, तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो ये पूरा डिटेल में पढ़ाया, जिससे मैंने एफडीआई और एफपीआई के बारे में आप लोगों को बताया, 2012 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और सारी स्टेटमेंट पढ़कर ही आप लोग आंसर दे दोगे। यहाँ पर पूछा गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो ये बोला गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अगर ये आप लोगों को पता है तो मैंने अभी बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग होता है जिसको एफडीआई बोलते हैं,
और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ठीक है, जिसको एफपीआई बोलते हैं। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट का गलत होने का मतलब है कि ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो गए, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो गए। अब यहाँ पर आंसर या तो यहाँ पर सी होगा या फिर डी होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें दूसरी स्टेटमेंट, मेजोरिटी ऑफ फॉरेन जो इक्विटी होल्डिंग है वो इंडियन कंपनी में ये लेने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में आकर, तो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर तो यहाँ पर डी हो गया। कंपनी जो है फाइनेंस करती है फॉरेन कंपनीज, तो यानी कि बाहर बैठी हुई कोई कंपनी हमारी कंपनी में आकर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, और ये सब्सिडरी होती है फॉरेन कंपनीज की। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो पूरा का पूरा यूपीएससी का क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर ये 2012 में, वो इस अकेली स्लाइड से आप लोगों का निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं। एफडीआई और एफपीआई के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बोला गया एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी डिटेल में डिस्कस किया। दूसरा बोला गया एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो फिजिकल एसेट्स होता है और एफडीआई जो होता है वो फाइनेंशियल होता है। आप लोग बताइए सही है या फिर गलत है। एफडीआई जो फ्लो होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है और एफपीआई होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ये सही है या फिर गलत है। तो ये पहली और तीसरी स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एफपीआई जो होता है वो फाइनेंशियल एसेट होता है, एफडीआई जो होता है वो आप लोगों को फिजिकल एसेट देखने को मिलेगा। यही बातें मैंने सारी डिटेल में अभी यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं यार। फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। अगर थोड़ा सा भी टॉपिक को ध्यान से सुनोगे ना, क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा यार एग्जाम में, इतना तो गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। अगर डिटेल में आप लोग उसको सुनते हुए चलेंगे तो हो गया ना पूरा का पूरा कवर यहाँ पर। तो यूपीएससी का क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों के लिए एक अलग से क्वेश्चन बनाकर भी आप लोगों को दिखा दें यहाँ पर। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, पी नोट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन है, ये सारी डिटेल में चीजें आप लोगों को एक एक कर पढ़ा दी और दोनों में कंपेयर करके भी बता दिया और क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, उसको भी दूर किया जाएगा। इस टॉपिक में इतना ही है। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो जैसे ही टॉपिक होता है आप लोगों का कि क्या पसंद आया फिर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि फीडबैक रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा टॉपिक समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ओके तबीयत का ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है, फिर मत बोलना कि तबीयत खराब हो गई है। मैं खुद थोड़ी सी अपनी करा के बैठा हूँ हल्के से। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फार्माकोपिया कमीशन के बारे में। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं बातें बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। दो बॉडी हैं एक जैसी, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। बात करें यहाँ पर फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, और एक देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो एक है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और एक है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो जो पहले वाला है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी, ये याद रखिएगा, ये न्यूज़ में है ना कि ये वाला। और जो पहले वाला है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है, और दूसरे वाला इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोई सा देकर स्टेटमेंट और कोई से का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात की जा रही है कि फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये यहाँ पर WHO के साथ मिलकर साउथ ईस्ट एशिया रीजन के यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रहा है कि कैसे क्वालिटी ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो हैं उनको मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि जो भी हमारे पास में ट्रेडिशनल यानी कि पुराने जो प्रोडक्ट हैं उनको कैसे आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, वही बातें यहाँ पर की जा रही है। तो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, तो ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 का है उसके अंदर इसको रजिस्टर किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ये जो कमीशन है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा कि सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग, इसी के साथ में अप्लाइड रेगुलेटरी फॉर इंडिया जो मेडिसिन है और होम्योपैथी, ये बेसिकली इनके ऊपर काम करता है। यानी कि एक अच्छा से यहाँ पर कैसे मेंटेन किया सकता है चीज़ें, उसके ऊपर ये फोकस देकर चलता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है, और वो डिफरेंट है जैसा मैंने बताया, और ये एक स्टैंडर्ड ड्रग कॉमनली जो रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज उसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेस्टिंग के ऊपर फोकस करता है, और इसी के साथ में यहाँ पर अप्लाइड लेबोरेटरी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर फॉर द इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी। और यहाँ पर ये कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन रहना है, दवाई का लेवल नहीं गिरना चाहिए दवाइयों का, ये उस लेवल को मेंटेन रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का काम भी अलग है, दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर में भी आते हैं, तो इसलिए इसके बारे में कन्फ्यूज आना नहीं है, ठीक है। तो बड़ी ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। केसर आप लोगों ने देखा है, देखा मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं भी, मतलब केसर आप लोगों ने कभी खाया है?
अक्सर आप लोग अगर खीर वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ भी, जैसे नहीं कई बार जो भी मीठा आइटम बनाते हैं उसमें केसर का इस्तेमाल किया जाता है। और केसर वैसे काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, ये काफ़ी गर्म भी होता है, इसका 1-2 दाना पत्ता सा डाला जाता है, वही मोर देन सफिशेंट होता है। तो उसी केसर से रिलेटेड फेस्टिवल जो है वो कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कश्मीर के अंदर का केसर है उसका जो अवेयरनेस है वो दुनिया तक पहुँचाता है यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर जो एक केसर है इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया था अभी 2020 के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। तो ये एक तरीके से हेरिटेज और कल्टिवेशन ऑफ द कश्मीर वैली के अंदर में आप लोगों को रिकग्नाइज किया जाता है ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम FOA के द्वारा भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो केसर होता है वो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, तो इसलिए केसर का इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। कलर और फ्लेवर और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। इतनी ऊंचाई पर केसर उगाया जा रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है यहाँ पर ईरान के बाद में, यानी कि सबसे ज़्यादा केसर अगर दुनिया में कहीं उगाया जाता है तो वो ईरान के अंदर उगाया जाता है, ठीक है, जो इसके बारे में याद रखेगा। और इंडिया के अंदर में अप्रोक्सीमेट 7% टोटल जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन होती है उसमें से 7% जो है वो अकेले इंडिया से उगाया जाता है। तो ये भी काफ़ी बड़ा डेटा आप लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर कल को बने तो केसर के जो रिलेटेड फेस्टिवल है एक तरीके से उसके बारे में याद रखिएगा, कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया रहे हैं। और अलग अलग रीजन की वजह से कश्मीर आप लोगों को वैसे ही न्यूज़ में दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। छोटी सी और एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। किसके बारे में बात की जा रही है? ये ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग जो सिस्टम है उसके बारे में बात की जाती है। नाम में देखिए ग्लोबल यानी कि दुनिया का जो क्लाइमेट है उसको ऑब्जर्व करने वाला सिस्टम कि कहाँ पर क्या सही और क्या गलत हो रहा है। तो डायरेक्ट आप लोगों के सामने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर। ये बेसिकली हिंदी में हो गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर मिलकर जो है वो काम करने वाले क्या क्या हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ओशन को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर यानी कि आसपास का वातावरण, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उन सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये ग्रुप है जो कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अपना दिखाता है। यहाँ पर धरती, पानी और आसमान के अंदर आप लोगों को ये नजर आएगा। और फिर उसके बाद में गाइडलाइन भी दी जाती है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिक्कत में चल रही हैं, तो उसके लिए ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो याद रखिएगा को स्पॉन्सर है यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसी के साथ में इंटरनेट जो यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल ये ओशिनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम, और इसी के साथ में इंटरनेशनल साइंस एंड काउंसिल। तो ये इससे द्वारा यहाँ पर को स्पॉन्सर किया जाता है। तो यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए बन जाती है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो पूछना। किसी ऐसे राज्य से आप लोग आते हैं, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम वगैरह चेंज किया जाता है, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कम से कम जरूर होनी चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो एयरपोर्ट हुआ करता था, तो उसका नाम चेंज जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि बात की जा रही है कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया नेम होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश एज, यहाँ पर क्या था ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अलग नाम जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं डोनी पोलो ये एयरपोर्ट ईटानगर, ईटानगर मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इनमें यहाँ पर ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि होलोंगी क्या है यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर डोनी पोल ये इसके बारे में आप लोगों को, या पोलो आप लोग बोल सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन जो बेसिकली एसोसिएशन है उसके जो फाउंडर है इला भट्ट, ठीक है। तो वो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो अहमदाबाद के अंदर में उनकी डेथ हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक शब्द आप लोगों के सामने कर्जा, इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मली आप लोग उधारी बोलोगे, तो आदित्य बिरला सन लाइफ जो यहाँ पर इसके द्वारा मिलकर एक लॉन्च किया गया सहयोग, ठीक है। किसके साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ABSLI पार्टनर विद किसके कर्जा टू ऑफर द क्या है यहाँ पर इंश्योरेंस ऑन व्हाट्सएप, यानी कि आगे से व्हाट्सएप पे ही आप लोगों को इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आप लोगों को दुनिया भर के चक्कर लगाने पड़ते थे, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये एक तरीके से एक अच्छी एक मुहिम आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, ताकि सिचुएशन जो है वो आगे सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके। गरुड़ा जो यहाँ पर एरोस्पेस है और ISC बेंगलुरु के द्वारा साइन किया गया MOU रिसर्च जो यहाँ पर प्रोजेक्ट जियोग्राफी जो यहाँ पर एक तरीके से जियोग्राफिकल जो सर्वे है उसके तहत, ठीक है। WHO के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कोलैबोरेट करने, जो यहाँ पर इन द कोलैबोरेशन विद PCIMH ऑर्गेनाइज कराने के लिए यहाँ पर
जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर में, ठीक है। WHO अगर कहीं पर भी आता है तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो किसी न किसी से तरीके से हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक तरीके से ताकि हेल्थ को उस पर्टिकुलर एरिया में सुधारा जा सके, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया का जो स्किल रिपोर्ट है 2022 का वो रिलीज़ किया गया कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। नीति आयोग, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पर, इसी के साथ में वीबॉक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है साइबर से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है, तो साइबर जागृति दिवस जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है यहाँ पर कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, होम, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर साइंस। तो ऑप्शन सारे ऐसे रहेंगे चक्षु खोलने वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो कंपोजिट वाटर जो मैनेजमेंट इंडेक्स होता है वो रिलीज़ किया है नीति आयोग के द्वारा, कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कॉर्पोरेशन के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मेघ चक्र, ठीक है। तो ये इसके बारे में स्टेटमेंट जो है सही जो आप लोगों के सामने किससे रिलेटेड है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, आर्टिफिशियल रेन, इसी के साथ में जो यहाँ पर डिजास्टर जो रिलीफ एंड जो यहाँ पर बेसिकली रेस्क्यू है, इसी के साथ में करप्शन। तो सही आंसर क्या है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट इसका आंसर आप लोग सही दोगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई जा चुकी हैं। आगे चलते हैं, ये सी सेट का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर आप लोगों को आंसर देना है कि सही आंसर क्या है, ABCFD। तो सही आंसर क्या है, नीति आयोग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या फिर यहाँ पर वीबॉक्स। तो जहाँ पर भी कोई डिफरेंट सा लिखा मिले ना जो कि आउट ऑफ द बॉक्स चला जाए, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को आंसर वही देखने को मिलेगा। तो इंडिया जो स्किल रिपोर्ट है यहाँ पर 2022 जो है वो वीबॉक्स के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की गई और महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया लिस्ट के अंदर में, ठीक है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश और केरला। तो 3 राज्य आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली साइबर जागृति दिवस के बारे में। तो सिक्योरिटी के बारे में जब भी कोई बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को होम मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, पर लेकिन सुनने में लग सकता है कम्युनिकेशन होगी यार, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर लेकिन आंसर क्या है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया था, तो ये तो पहले ही बता दिया। इसमें सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो रिलीज़ किया गया इसमें सबसे टॉप पर आप लोगों को गुजरात देखने को मिलेगा, तो अच्छी बात है यहाँ पर। तो 3 साल से लगातार जो है गुजरात जो है वो टॉप पर बैठा हुआ है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका C हो गया। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, बच्चे की पोर्नोग्राफी के बारे में, तो इसके ऊपर आप लोग जितने स्टार लगा सकते हैं उतने कम है यहाँ पर। ये बात किसके बारे में की जा रही है, ऑपरेशन के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर मेघ चक्र, ठीक है। तो ये डिस्कस करता है किससे रिलेटेड, यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, आर्टिफिशियल रेन, इसी के साथ में डिजास्टर जो रिलीफ ऑफ रेस्क्यू और करप्शन। तो इससे सीधी बात है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल भी नहीं मिलने चाहिए जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये थी इसके बारे में कुछ बातें जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। बाकी सी सेट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, यानी कि 10। और आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है बेसिकली पारो, आप लोगों ने देवदास एंड पारो, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिवर का नाम है पारो। तो ये जो पारो रिवर है आप लोगों के सामने आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये इस तरीके से पूछी जा सकती है कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिलेगी। लगभग 1000 अगर बात की जाए इसके बारे में, तो एक सेकेंड, लगभग 1210 के करीब आप लोग यहाँ पर ये लंबी नजर आएगी किलोमीटर, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ और याद आप लोग रख सकते हैं, कल क्वेश्चन पूछें। बेसिकली पाया कहाँ पर जाता है, तो आप लोग देखते हैं न्यू साउथ वेल्स के अंदर में आप लोग को ये देखने को मिलेगा, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और आप लोग को जो भी वोकेबलरी दी जाती है मैं आशा करता हूँ कि उनका शानदार तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो और अच्छे से सीख कर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो पीछे छूट जाओगे बहुत ज़्यादा। तो संडे को थोड़ा फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी आप लोगों को बनाते रहना है, अगर नहीं करोगे तो दिक्कतें होगी फिर। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आज का डिस्कशन है ज़रूर बताना, और यहाँ पे आप लोग अपना भी जो है शेड्यूल वगैरह पोस्ट करना और फिर देखना कितना प्रतिशत आप लोगों ने अचीव किया है, ठीक है। तो इससे आप लोग चीज़ों को और अंडरस्टैंड करोगे और आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू यार। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी हो गया, बाकी रिवीजन कर लेना जो भी आप लोग के मैथ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, खासकर जो वोकैबुलरीज वगैरह होती हैं, ताकि कोई भी डाउट न रहे। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।